बात उन दिनों की है जब मैं मास्को में पढ़ाई करता था। वहाँ मैंने एक पुराने टूटे फूटे से मकान में कमरा ले रखा था। कमरे का किराया कम था, बस यही एक फ़ायदे की बात थी। गरीबी के दिन थे मेरे, जेब से कंगाल पर दिल से माला माल। मेरे कमरे के सामने वाले कमरे में एक लड़की रहती थी। वैसे शायद लड़की ना कहकर औरत कहा जाए तो बेहतर होगा। वह कैसी औरत थी क्या कहूँ। किसी औरत के किरदार के बारे में कुछ भी कहना सही नहीं। आप खुद समझदार हैं, बस समझ जाइए। वह पोलैंड की रहने वाली थी। वहाँ रहने वाले सभी लोग उसे टेरेसा कहकर पुकारते थे। टेरेसा लंबे कद की औरत थी। लाल रंग के लंबे बालों वाली टेरेसा के चेहरे के बारे में क्या कहूँ। उसमें कशिश थी या कश्मकश, कहना जरा मुश्किल है। पत्थर की तरह कठोर, भावहीन चेहरा, आँखों में अजीब सी चमक और रवैया पूरी टैक्सी ड्राइवर वाला। कुल मिलाकर उसकी शख्सियत इतनी मर्दाना थी कि उसे देखकर मारे डर के मैं सिहर उठता था। उसके कमरे का दरवाज़ा और मेरे कमरे का दरवाज़ा एकदम आमने सामने थे। उस वक्त तो मैं भूल कर भी अपना दरवाज़ा खुला नहीं रखता था जब मुझे पता होता था कि वह घर पर मौजूद है। वैसे ऐसा कभी कभार ही होता था, क्योंकि दोपहर को मैं अपने कमरे में नहीं होता था और रात को वो बार बार सीढ़ियों पर वह ज़रूर मुझसे टकरा जाती थी। जाने क्यों उस वक्त मुझे देखकर उसके होठों पर एक अजीब सी तंजिया मुस्कान थिरक उठती थी। 2-3 बार मैंने उसे नशे में झूमते हुए अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हुई भी देखा था। खुले बाल, उदास वीरान आँखें और होठों पर वही कटीली मुस्कान। ऐसे मौके पर मुझे देखकर वह कुछ न कुछ ज़रूर कहती, मेहरबान, कहो क्या हाल है। फिर बेढंगी सी हंसी मेरे कानों के पर्दों को यूं चीरती थी कि मैं खुद को उससे और ज़्यादा नफरत करने से रोक नहीं पाता था। मैं कमरा बदल देना चाहता था ताकि उससे इस तरह टकराने से बच सकूं, पर मुश्किल ये थी कि और कोई कमरा खाली नहीं था। फिर मेरे कमरे की खिड़की से दूर दूर तक का जो खूबसूरत नज़ारा दिखाई पड़ता था, वो नज़ारा मैं छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए मन मार कर मैं बड़ी खामोशी से उसे बर्दाश्त किए जा रहा था। एक दिन मैं यूं ही छत को ताकता बिस्तर पर लेटा हुआ था। दिमाग कक्षा में गैर हाजिर रहने के बहाने सोच रहा था। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा भड़भड़ाकर खुला और टेरेसा बड़ी तेज़ी से अंदर दाखिल हुई। बादशाही सलामत रहें, मेहरबान, उसकी कठोर आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। क्या हुआ? मैं झट से उठकर बैठ गया। मैंने उसके चेहरे को देखा तो उसमें मुझे परेशानी और उलझन साफ तौर पर दिखाई पड़ी। ये उसकी शख्सियत के बिल्कुल ही उलट कुछ अजीब से भाव थे। सुनो, टेरेसा कुछ हिचकते हुए अपने हर शब्द को संभाल कर कहने लगी, एक गुजारिश है तुमसे। उस पर नज़र गड़ाए मैं बिस्तर पर ही बैठा रहा और मन ही मन मैंने सोचा, हे भगवान, कहीं आज मेरी इज्जत पर तो डाका नहीं पड़ने वाला। हिम्मत रख नौजवान, हिम्मत रख। टेरेसा वही दरवाजे के पास खड़ी खड़ी बोली, मुझे एक खत भेजना है। मेरा मतलब है कि मुझे एक खत लिखवाना है, बस इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। हैरानी की बात थी कि उसकी आवाज़ में एक अजीब सी नरमी, संकोच और गुजारिश थी जो अमूमन नहीं हुआ करती थी। मैंने उसे कोई जवाब दिए बगैर खुद को कोसा, फिर खामोशी से उठकर स्टडी टेबल की कुर्सी पर जाकर बैठा।
बैठो और लिखवाओ, मैंने कहा। वह बड़ी ही खामोशी से चलते हुए आई और दूसरी कुर्सी पर संभल कर बैठ गई। फिर वह मुझे कुछ इस तरह देखने लगी जैसे छोटा बच्चा गलती करने के बाद शर्मसार होकर किसी को देखता है। मैंने पूछा, खत किसके नाम लिखवाना है? बोरिस के नाम, उसने धीरे से कहा। वह बारसा में रहता है, 3 मरकजी रोड, फ्लैट नंबर 412 में। ओहो, बताइए क्या लिखना है? मेरे प्यारे बोरिस, उसने कहना शुरू किया, मेरी जान, मेरे महबूब, मेरी जान तुम में अटकी हुई है। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई प्रेम भरा खत नहीं मिला। क्या तुम अपनी इस नन्ही उदास कबूतरी को भूल गए? तुम्हारी टेरेसा। क्या कहूँ, बड़ी मुश्किल से मैं खुद को हंसने से रोक पाया। नन्ही उदास कबूतरी, जरा आप खुद सोचिए, 6 फुट की कबूतरी जिसके हाथ पत्थर की तरह सख्त हैं, बारिश में भीगने से परहेज करने वाली कबूतरी जिसका घोंसला पेड़ की बजाय किसी घर की चिमनी में है। मैंने खुद पर किसी तरह काबू करके पूछा, ए बोरिस कौन है? बोरिस, उसने सख्त लहजे में कहा, मानो मुझे उसका पूरा नाम लेने की हिदायत दे रही हो। एक नौजवान है। नौजवान? हाँ, पर तुम ऐसे क्यों चौंक गए? क्या मुझ जैसी लड़की का कोई नौजवान महबूब नहीं हो सकता? मैंने उसे ऊपर से नीचे तक बड़े गौर से देखा। वह खुद को लड़की कहने पर तुली हुई थी। अब उसकी इस गलत फहमी का भला क्या इलाज हो सकता है? मैंने कहा, नौजवान महबूब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसने कहा, मैं पूरे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। यह खत लिखकर तुमने मुझ पर जो एहसान किया है वो मैं कैसे उतार पाऊँगी? वैसे अगर तुम्हें कभी भी किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो बिना हिचकिचाहट मुझे बता सकते हो। नहीं नहीं, मैंने झट से कहा, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। उसने फिर से कहा, अगर किसी कमीज का बटन लगवाना हो या सिलाई करवानी हो तो। अब मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने उसकी ओर देखते हुए कठोरता से कहा, मुझे इस तरह की खिदमत की कोई ज़रूरत नहीं। वह खामोशी से चली गई। 2 हफ्ते बीत गए। एक दिन शाम के वक्त मैं खिड़की के पास खड़ा था और बाहर का नज़ारा देखते हुए सैर पर जाने के बारे में योजना बना रहा था। वैसे हकीकत तो यह थी कि मेरा दिल कुछ बेजार सा था। मौसम खराब था और बाहर जाकर सुकून हासिल करने की गुंजाइश कम ही थी। क्या करूं, क्या ना करूं, बस यही कसमकस मुझे बेजार किए जा रही थी। उस वक्त कोई और मसरूफियत भी नहीं थी। अचानक दरवाज़ा खुला और कोई अंदर चला आया। मेहरबान, मसरूफ़ तो नहीं हो? मैंने पलटकर टेरेसा को देखा। वह फिर अपने उसी नरम और गुजारिश वाले अंदाज में मेरे सामने खड़ी थी। मैंने जवाब दिया, नहीं तो बताओ क्या काम है? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक और खत लिख कर दो। जी, बोरिस, बोरिस के नाम? नहीं, इस बार खत उनकी तरफ से है क्या? मेरा दिमाग घूम गया। मैं भी कितनी पागल हूँ। टेरेसा बोली, माफ़ करना, एक खत मैं नहीं लिखवा रही मेहरबान। एक खत मेरे एक दोस्त का है। दोस्त नहीं, एक जान पहचान वाले का है। उसकी मेरे जैसी यानी टेरेसा जैसी एक महबूबा है। समझ रहे हो ना? वह उसके नाम खत लिखवाकर भेजना चाहता है। गुजारिश है तुमसे कि उसकी तरफ से तुम उस दूसरी टेरेसा के नाम खत लिख दो। मैंने बड़े गौर से उसके चेहरे को देखा जिस पर परेशानी झलक रही थी। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। धीरे धीरे मुझे कुछ कुछ बात समझ में आने लगी थी। मैंने कुछ तल्खी से कहा, ओ मैडम, ये क्या चक्कर है? मैं जानता हूँ कि आप मुझसे झूठ बोल रही हैं।
ये बोरिस और टेरेसा ही है नहीं। मुझे इस गोरख धंधे में मत फंसाइए। माफ़ कीजिए मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात अच्छी तरह समझ गई होंगी। मेरी इस तरह की दोस्ती बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी इस बात पर उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। रुकूं या जाऊं, कुछ कहूं या चुप रहूं, इस कस में जकड़ी वह खुद को एक अजीब हालत में फंसा हुआ पा रही थी। मुझे भी लगा कि शायद मुझसे अंदाज़ा लगाने में गलती हो गई है। शायद बात वो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। मेहरबान। उसने अपना मुंह खोला, फिर एकदम से खामोश हो गई। फिर उसने धीरे से अपनी गर्दन हिलाई और पलटकर दरवाजे की ओर जाने लगी। दरवाजे के पास पहुंचकर वो एक पल के लिए ठिठकी, फिर तेजी से बाहर निकल गई। मैं कुछ नाराज और कुछ शर्मसार सा परेशान खड़ा रह गया। बाहर बरामदे से उसके कमरे का दरवाज़ा खुलने और धड़ाक से बंद होने की आवाज़ आई। यकीनन वह काफ़ी गुस्से में थी। मैंने दिल ही दिल में खुद को बहुत कोसा और उसे मना कर अपने कमरे में लाकर उसकी मर्जी के अनुसार खत लिखने का फैसला कर लिया। जब मैं उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर भीतर गया, तब वह कुर्सी पर सिर झुकाए बैठी हुई थी। सुनो, मैंने उसे पुकारा। मेरी आवाज़ सुनते ही वह झटके से खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल थीं। वह तेज कदमों से मेरे पास आई और मेरे कंधे पर हाथ रखकर दर्द भरी आवाज़ में बोली, मैं नहीं सुनूंगी, तुम सुनो गर्दिश। वह बोरिस कहीं भी ना हो और एक टेरेसा यानी मैं भी कहीं ना हूँ। इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? क्या कागज़ पर कलम चलाना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल काम है? बोलो। चलो मान लो कि ना कोई बोरिस है और ना ही कोई टेरेसा। ऐसा ही मानने से अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो यही मानकर खुश हो जाओ। मैं हैरानी से उसे देखता रहा। माफ़ करना, मैंने कहा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सब क्या है। तुम क्या कहना चाहती हो? कोई बोरिस नहीं है और ना ही कोई टेरेसा। टेरेसा तो मैं हूँ। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैं उसके चेहरे को ताकता रहा और सोचता रहा कि हम दोनों में से पागल कौन है। खुद को संभाल कर वह एक तरफ गई और मेज की दराज खोलकर कुछ तलाशने लगी। वहाँ से एक कागज़ का टुकड़ा निकालकर वो मेरी तरफ आई। मेरी खातिर बोरिस को खत लिखना तुम्हारे लिए इतना ही मुश्किल काम था? तो ये लो, कहते हुए उसने वह कागज़ का टुकड़ा मेरे मुंह पर दे मारा। ये वही खत है जो तुमने बोरिस के नाम लिखा था। रखो इसे, मैं किसी और से लिखवा लूँगी। मेरा दिमाग चकरा गया। मैं कुछ देर तक आंखें फाड़े उसे देखता रहा, फिर कुछ संभल कर उससे बोला, टेरेसा, इन बातों का क्या मतलब है? तुम किसी और से खत क्यों लिखवाओगी? मैं तो तुम्हें बोरिस के नाम का खत लिखकर दे चुका हूँ, जो तुमने उसे भेजा ही नहीं है। किसी नहीं भेजा, वह बोली। बोरिस को? मैं खामोश खड़ा रहा। कोई बोरिस नहीं है, वह चिल्लाते हुए बोली। पर मैं चाहती हूँ कि वह हो। मैंने बोरिस के नाम खत लिखवाया तो उससे किसी का क्या गया? अगर वह इस दुनिया में कहीं नहीं है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वह वहशत के आलम में बोली। मैं उसके नाम का खत लिखवाती हूँ तो मुझे लगता है कि वह दुनिया कहीं मौजूद है। फिर मैं एक खत उसकी ओर से अपने लिए लिखवाती हूँ और फिर उसका जवाब लिखवाती हूँ। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। तुम बोरिस की तरफ से वह खत लिख देते तो मैं उसे किसी और से पढ़वा लेती और सोचती कि बोरिस मेरा महबूब कहीं मौजूद है। वो लिखे हुए सारे खत मेरे पास रहते। उन्हें सुनकर, उन्हें लिखवा कर मैंने अपने भीतर एक नई दुनिया आबाद करके
इस मक्कार और बदसूरत दुनिया की कड़वाहटों को मैं कुछ पलों के लिए भूल जाती। इसमें तुम्हारा या किसी और का या इस बेदर्द दुनिया का क्या जाता। मैं सिर झुकाए खामोश खड़ा रहा, ठीक वैसे जैसे कोई गुनहगार अदालत में खड़ा रहता है और मैंने अपनी आँखों से छलक आए आंसुओं को रोकने की कोशिश भी नहीं की और मैं भी उसी की बातों में खोता चला गया और इस बेदर्द दुनिया के बारे में सोचने लगा।